Hello students, today we are going to solve class 12 पॉलिटिकल साइंस सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये आपका जो क्वेश्चन पेपर है 2023 का है और ज़्यादा आपका पैटर्न चेंज नहीं हुआ है पिछले 2 सालों में। इट विल बी हेल्पफुल फॉर योर प्रिपरेशन एंड आपको इससे क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला सेक्शन ए है जो 12 मार्क्स का है एंड इट इज ऑफ एमसीक्यू। सो लेट्स स्टार्ट टू अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस टुगेदर। सबसे पहली चीज ये आपका आउट ऑफ सिलेबस है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट गोइंग टू अटेम्प्ट। हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे विच इज ऑफ योर सिलेबस। So नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रेसिडेंट ऑफ विच सेंट्रल एशियन कंट्री अपॉइंटेड हिमसेल्फ टू पावर first for 10 years and extended it for another 10 years। तो सेंट्रल एशियन कंट्री में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने खुद को एज अ प्रेसिडेंट चूज कर लिया था, ठीक है, एंड उस 10 साल के लिए पहले उसने चूज किया था बट देन ही एक्सटेंडेड। तो ऑप्शन है तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, अजरबैजान या किर्गिस्तान। इट्स आंसर विल बी तुर्कमेनिस्तान। आई होप इट इज नॉट इन योर सिलेबस बट फिर भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, क्या पता आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्म्स कंट्रोल इज एन इम्पॉर्टेंट मेजर ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एज। आर्म्स कंट्रोल एक इम्पॉर्टेंट मेजर है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के लिए एज व्हाट। रीड द ऑप्शंस केयरफुली। It regulates the acquisition or development of weapons. Next question, ensure that rivals do not go to war through misunderstanding or misconception। तो ये कौन करता है? इट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। अगर आपको विश्वास होगा तभी तो आपके बीच में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग है। सो लेट्स मैच। पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, ट्राई टू अटेम्प्ट दीज ऑन योर ओन, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से इसको समझ सकें। तो सबसे पहले कॉर्डेल्रा रीजन, इट्स इन फिलीपींस। मैपुचे, इट्स इन चाइल्ड। सी का है बांग्लादेश एंड देन, तो ए का थर्ड, एक ही ऑप्शन है, एक ऑप्शन से भी आपको मिल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग, ये आपका असर्शन और रीजन है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बट आई एम रिपीटिंग दिस। जब भी आप रीजन वाला क्वेश्चन करें इसके आगे बिकॉज लगा ले ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। सो लेट्स रीड। Throughout the Cold War, the industrialized countries of the North tried to ensure a steady flow of resources। तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जितने भी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज थे उन्होंने इस चीज को ट्राई किया, नॉर्थ की तरफ की बात हो रही है, उन्होंने ये चीज की ट्राई करी कि स्टेडी फ्लो मतलब बराबर फ्लो रहे रिसोर्सेज का, बिकॉज दे डिप्लॉयड मिलिट्री फोर्सेज नियर एक्सप्लॉयटेशन साइट्स। क्योंकि उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन साइट्स के पास अपनी मिलिट्री डिप्लॉय की हुई थी। तो ये दोनों ही करेक्ट है बट इसका जो रीजन है इट इज नॉट एक्सप्लेनिंग द असर्शन, तो इसका ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, नेम द फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो फाउंडर्स हैं अलग अलग पार्टी के या जो आइडियोलॉजीज हैं अलग अलग पार्टीज की उसे जरूर पढ़ के जाना क्योंकि बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया। तो इसका आंसर होगा आचार्य नरेंद्र देव। Answer number 8. After independence, the first Lok Sabha election had to be postponed twice and was finally held from। इंडिपेंडेंस के बाद जो फर्स्ट लोकसभा इलेक्शंस जो थे वो 2 बार पोस्टपोन्ड हुए थे, तो फिर कब हुए थे? वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, आपने बहुत बार पढ़ा हुआ है। अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 के बीच में। Next question, which one of the following Chinese leader was accompanied by Dalai Lama during the visit to India in 1956? Dalai Lama के साथ कौन आया था Chinese leader? Who was he? Premier Zhao Enlai। ठीक है, ये होगा आंसर। अगेन assertion and reason, आगे इसके because लगा लो and solve करो। The 6th schedule of the constitution allows different tribes complete autonomy of preserving their practices and customary laws। तो 6th schedule जो है वो allow करता है अलग अलग ट्राइब्स को कि वो अपनी प्रैक्टिसेस और अपने जो उनके कस्टमरी लॉज हैं उनको प्रोटेक्ट करें, बिकॉज these provisions provide crucial in resolving complex political problem in the northeast। so क्या होगा? इसका होगा A, because both the statements are correct and reason is explaining the assertion। Now we'll move on question number 11। For the early realization of freedom of which country did India make an earnest effort by convening an international conference to support the freedom struggle? इसका आंसर क्या होगा?
किसका फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया था इंडिया ने? इंडोनेशिया। नेक्स्ट, बोडो कम्युनिटी किसको बिलोंग करती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। इट्स आंसर विल बी असम, असम। नाउ हाईलाइट एनी टू फीचर्स ऑफ इंडिया भूटान रिलेशनशिप। ये रिलेशनशिप्स आप जरूर पढ़ के जाना, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर नंबर 13, पहली चीज तो ये कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है भूटान के साथ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा बिजली इंडिया को मिलेगी। इतनी बिजली मिलेगी कि इंडिया में कभी बिजली नहीं जाएगी इन नॉर्दर्न एरियाज, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा सोर्स है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। दूसरा, इनमें 70% हम लोग भूटान की हेल्प करते हैं, ठीक है, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, इन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। थोड़ा सा इधर आगे पीछे हो गया लाइन, बट आप इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स में भूटान की हेल्प करते हैं। नीचे चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ इंडियाज सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। इंडिया की सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की आपको कोई दो स्ट्रेटेजीज बताने होता है, दो कंपोनेंट्स बताने हैं। तो पहली चीज जो इंडिया ने ध्यान दिया है कि उसने जो भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, उसको अपने इंडिया में स्ट्रेंथ किया है, ठीक है। मतलब हम लोग अपने देश में जो भी राइट्स हैं, उन राइट्स को लेके चलते हैं जो इंटरनेशनली ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है, जैसे ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, और भी काफी सारे राइट्स हैं। तो हम लोग स्ट्रेंथन, स्पेलिंग देख लेना, इंटरनेशनल लॉज एंड, और क्या करा है इंडिया ने? सोचो। हमने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाया। अगर सिक्योरिटी की बात आ रही है तो हम लोग अपनी मिलिट्री को कैसे भूल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन फर्स्ट 5 ईयर प्लान एंड सेकंड 5 ईयर प्लान। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंस था? तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब आप इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि उस टाइम पे हमें एग्रीकल्चर की नीड थी, हमारा देश नया नया आजाद हुआ था, वी वर लैक ऑफ रिसोर्सेज। ये आप काफी अच्छे से लिख सकते हो। एंड सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात कही थी, मतलब स्ट्रक्चर पे हमने काफी ज्यादा ध्यान दिया था इंडिया के, क्योंकि अंग्रेजों ने तो हमारा बेड़ा गर्क करके रखा था, कुछ तो करके गए नहीं थे, खाली लूट लूट के गए थे। तो उस चीज पर हमने ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब एनी टू प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इलेक्शन कमीशन व्हाइल होल्डिंग द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो प्लीज कमेंट डाउन, और बहुत अच्छा होगा अगर ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आ जाएंगे। यू विल फील वेरी हैप्पी, ठीक है। तो क्या क्या दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी थी? तो व्हेन द फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द इलेक्टोरल रोल वाज पब्लिश्ड, नेम्स ऑफ नियरली 40 लाख वुमेन वर नॉट रिकॉर्डेड इन द लिस्ट, ठीक है। 40 लाख वुमेन के नाम जो थे वो लिस्ट में नहीं थे, ठीक है। They didn't have their names in the list। और क्या था? 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे खाली, ठीक है। और हमारे देश की जनसंख्या आपको पता ही है कितनी ज्यादा है। ओनली लैक ऑफ कम्युनिकेशन, उस टाइम पे कम्युनिकेशन काफी कम था, ओके। तो ये सब दिक्कतें हुई थी। नेक्स्ट, describe any two security challenges faced by the newly independent countries of Asia and Africa after the Second World War। Second World War के बाद नई प्रॉब्लम क्या, न्यू सिक्योरिटी challenges क्या फेस करने पड़े थे हमें? तो आई एम राइटिंग हियर ओनली। फर्स्ट थिंग, सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हम लोगों को फेस करना पड़ा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। एंड देन टेररिज्म, वैसे तो 2 ही पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट काफी हैं, ओके। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बहुत बड़ी दिक्कत थी हमारी कि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, हमारे पास पॉपुलेशन काफी ज्यादा थी, पोवर्टी थी हमारे पास, गरीबी, इन सब से हमें जूझना पड़ा था। एक्सप्लेन एनी टू लेसन्स लर्न फ्रॉम इमरजेंसी इम्पोज्ड इन 1975। बहुत इजी है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इमरजेंसी वाला क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना। आपने इमरजेंसी से क्या सीखा? तो इमरजेंसी से हमने ये सीखा कि हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, हमारा जो मीडिया है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ये सब चीजें हमने सीखी। और कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाए फिर भी हमारा
और डेमोक्रेसी हिलता नहीं है, टस से मस नहीं होता, तो ये सब चीजें। ये वाला क्वेश्चन हमने लास्ट पेपर में भी करा था, तो इसको दोबारा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4 फीचर्स ऑफ इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी ऑलरेडी डन हो चुका है, आप लोग ऑलरेडी से पिछले में कर चुके हैं। अगर बार बार आ रहा है इट मीन्स इट्स इम्पोर्टेंट, तो इसको मिस मत करना। Next question. Discuss the developments that escalated the crisis within the USSR that hastened its disintegration. आसान भाषा में ये पूछा गया है कि यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन क्यों हुआ था। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या रीजन था यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन का? तो बहुत सारे रीजन हैं इसके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन था। ठीक है, क्योंकि उसने दोनों वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिया था, दैट्स व्हाई इट गॉट वेरी डिस्टर्ब्ड। ठीक है, विद इट्स इकोनॉमी। दूसरा, नेशनलिस्ट मूवमेंट्स थे। मैंने ये भी बताया था कि सिर्फ रशिया का जो कल्चर था उसे वैल्यू किया जाता था, बाकी जितने भी स्टेट्स थे उस टाइम पे उन सबके कल्चर्स की वैल्यू नहीं की जाती थी, दैट्स व्हाई दे स्टार्टेड प्रोटेस्टिंग। ओके, और मिखाइल गॉर्बाचेव, उन्हें तो आप भूल ही नहीं सकते हैं, मिखाइल गॉर्बाचेव। ठीक है, ये चीज आप लिख सकते हो। एंड व्हाट वाज अनदर? ठीक है, लैक ऑफ राइट्स, लोगों के पास कुछ राइट्स भी नहीं थे, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं था। ठीक है, ये सब चीजें नहीं थी, दैट्स व्हाई। In spite of the conflict, Sri Lanka has registered considerable economic growth and recorded high levels of human development. Support the statement. तो श्रीलंका में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है, जो कोल्ड वॉर नहीं कहेंगे, एंड लूजिंग इट्स नेम। ठीक है, तो श्रीलंका में ऑलरेडी अंदर ही उसके अंदर ही वॉर चल रहा था LTTE में और संथालीज में, बट स्टिल श्रीलंका वॉज एबल टू ग्रो। ठीक है, फिर भी उसने काफी अच्छे से ग्रो किया। तो इसका क्या रीजन है? इसके काफी सारे रीजन हैं। आई एम राइटिंग हियर आंसर नंबर 21। तो श्रीलंका जो है इज वन ऑफ द फर्स्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू सक्सेसफुली कंट्रोल द रेट ऑफ पॉपुलेशन। तो इसने सबसे पहली चीज क्या करी? कंट्रोल द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। 4 मार्क्स का है, 4 पॉइंट्स विल बी इनफ। ओके, और इसने क्या करा? इसने लिबराइज करा अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज द इकोनॉमी, मतलब फ्री छोड़ दिया ट्रेड के लिए। और जब आप किसी भी कंट्री को फ्री छोड़ देते हो ट्रेड के लिए, तभी ज्यादा तरक्की होती है, तभी आप इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनते हो। एंड इट हैड द हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर मेनी इयर्स। ठीक है, राइट थ्रू द सिविल वॉर। हाँ, सिविल वॉर चल रहा था ना इसमें। सो हाईएस्ट पर कैपिटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। और मैं आपको एक चीज और बोलना चाहूंगी कि 22 को CUT के एग्जाम वो फॉर्म बंद हो जाएगा। जो भी बच्चे CUT या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, प्लीज फिल दैट फॉर्म। CUT का फॉर्म भर दो, एंट्रेंस टेस्ट दो, बहुत इजी होता है, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग इट, प्लीज कमेंट डाउन, यू डोंट हैव टाइम। ठीक है, उस पर भी थोड़ा फोकस करो, थोड़ा सा टाइम निकाल के उसको फिल करो। ठीक है, और इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर योर ग्रेजुएशन। और यहाँ पे क्या था? श्रीलंका मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। ठीक है, श्रीलंका मेंटेन्ड अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम। नाउ विल मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी हमने कल अटेम्प्ट किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज इट्स रिपीटिंग। जो भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है उसको जरूर पढ़े। द कल्चर ऑफ पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली डोमिनेंट सोसाइटी लीव्स इट्स इम्प्रिंट ऑन लेस पावरफुल, एनालाइज द स्टेटमेंट। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि जो ज्यादा डोमिनेटिंग, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंट्री होती है इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली, वो अपनी छाप छोड़ जाती है थोड़ी सी वीक या जो लेस पावरफुल सोसाइटी होती है उस पर। तो आप इसको सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा माइंडफुल क्वेश्चन दिया है आपको, बहुत ज्यादा सोच के आंसर लिखना होगा। तो ये वाला आंसर मैं आपका पढ़ना चाहूंगी, आप कमेंट करके मुझे बताना। ठीक है, मैं रिव्यू करूंगी और अगर आपको समझ नहीं आएगा तो भी आप कमेंट करना। आई सी कि आपको क्या चीज समझ नहीं आ रहा है। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल मेक श्योर कि मैं आपके कमेंट्स को सॉल्व करूँ। नेक्स्ट, एनालाइज द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ
ग्लोबलाइजेशन ऑन डेवलपिंग कंट्रीज, वेरी इजी। इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन लिखना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रीजनल डिमांड्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एग्जाम्पलीफाई द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी, डू यू एग्री, सपोर्ट योर आंसर विद अप्रोप्रिएट आर्ग्यूमेंट्स। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है जो रीजनल डिमांड्स है अलग अलग इंडिया के पार्ट से, वो प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी विद डाइवर्सिटी को थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करते हैं। तो डू यू एग्री, इफ यू एग्री सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। तो यस आई एग्री, क्योंकि अलग अलग रीजनल की डिमांड्स हैं बट वी आर स्टिल लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक वे, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। एंड व्हेन वी ट्राई टू सप्रेस रीजनल एस्पिरेशन इट विल लीड टू बिग प्रोटेस्ट और इट कैन लीड टू अ बिग डिजास्टर फॉर अस, ठीक है। जैसे कि आप यूएसएसआर का एग्जांपल दे सकते हो, यूएसएसआर में कैसे सिर्फ एक ही कल्चर को थोपा जा रहा था, तो इस वजह से जो बाकी स्टेट से उन्होंने प्रोटेस्ट किया एंड एट लास्ट व्हाट हैपेंड, एट लास्ट यूएसएसआर गॉट डिसइंटीग्रेटेड। तो आप इस तरीके से अपना आंसर बिल्ड करोगे और एग्जाम्पल भी दोगे, एग्जाम्पल से आपका आंसर और अच्छा लगेगा। इसमें आप फेडरलिज्म बता सकते हो कि इंडिया में कैसे फेडरलिज्म है। In India, our central government has some sort of power, but our state government has also power. ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हो। Now we'll move on next section, that is section D of 12 marks, जो कि है passage. तो which of the following is a part of global commons? Very easy. Ocean floor. The Earth Summit, very important question, आप Earth Summit को जरूर पढ़ के जाना, मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन आ सकता है। So Rio de Janeiro, very easy. Which of the following agencies of the United Nations is associated in dealing with environmental issues? So UNEP. Why is cooperation over global commons not easy? Lack of consensus on common environmental agendas. अब आ चुका है मैप, मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखा दिया है कि मैप कैसे भरना है, इसमें मैं सिर्फ आंसर्स लिखने वाली हूँ। सो नाउ विल राइट आंसर्स। सबसे पहला, द स्टेट रिलेटेड टू द लीडर हु साइन ताशकंद एग्रीमेंट। ताशकंद एग्रीमेंट किसने किया था? लाल बहादुर शास्त्री ने किया था। कहाँ के थे वो? यूपी के थे। Next question, the state related to C. Natarajan Annadurai, South Indian, C. Tamil Nadu. Next, the state related to Karpuri Thakur, who implemented reservation for backward classes. It will be A. Bihar. Next question, Vivigiri belong to the state Andhra Pradesh. V. Oh, sorry. Andhra Pradesh. Don't mind my writing. Now we'll do question number 26 जो है, जो किस चीज का है? It is about कार्टून। बहुत सारे बच्चे इसे छोड़ के आ जाते हैं, प्लीज इसको मत छोड़ा करो, इट इज वेरी इजी, इट इज वेरी स्कोरिंग, ठीक है, इसको मत छोड़ा करो। आपको आपके आंखों के सामने है आंसर, एक बार आंखें खोल के देखो तो सही, ठीक है। So identify any two leaders shown in the cartoon who had won 1977 elections. कौन कौन से दिखाए गए हैं? अटल बिहारी वाजपेयी हैं, ठीक है, अटल, और कुछ नहीं तो खुद से लिख दो कौन कौन से नेता याद आ रहे हैं आपको जिन्होंने जीता था 1977 का इलेक्शन। अटल बिहारी वाजपेयी, वाजपेयी, जगजीवन राम, दो ही लिखने थे, मुरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्म मीसा। व्हाट इज मीसा? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, राइट इट, Maintenance of Internal Security Act. Next question, why was the Congress voted out of power? बहुत सारे रीजन है क्यों हार गई थी, क्योंकि imposition of emergency, 42nd amendment, censorship of press और मीसा, बहुत कुछ है, ठीक है। Now वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको तो आप भूल कर भी नहीं छोड़ोगे, और अगर छोड़ा तो फिर देखना क्या होगा आपके साथ, बहुत बुरा। नाउ सेक्शन ई 6 मार्क्स का है, इसको ध्यान में रख के आंसर लिखना है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट मेक यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। जब मैंने ये पढ़ाया था लास्ट ईयर तो मैंने 3 फैक्टर्स बताए थे। फर्स्ट वन वाज इकोनॉमिक फैक्टर,
ठीक है, जिसमें इकोनॉमिक फैक्टर में ये आएगा कि ये यूरो जो है वो यूएसए को भी टक्कर दे रहा है, डॉलर को टक्कर दे रहा है। इट हैज लार्जर शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड देन द यूएसए। ठीक है, ईयू फंक्शंस एज एन इम्पॉर्टेंट ब्लॉक इन डब्ल्यूटीओ, तो ये सब आप लिख सकते हो। सेकंड आपका आएगा पॉलिटिकल। पॉलिटिकल टर्म्स भी बहुत इजी हैं, क्योंकि वन मेंबर ऑफ ईयू विच इज फ्रांस होल्ड्स परमानेंट सीट इन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रांस परमानेंट मेंबर है यूएन पॉलिसी का, एंड ऑल्सो ईयू के जो बाकी डिफरेंट कंट्रीज हैं वो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, तो ये सब आप लिख सकते हो। थर्ड, मिलिट्री पावर। तीन ही चीजें बतानी, इनको एक्सप्लेन करना है, आई एम जस्ट राइटिंग द हेडिंग। मिलिट्री पावर में आप ये लिख सकते हो कि यूज कंबाइंड आर्म फोर्सेज आर द सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, एंड इट्स टोटल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इज द सेकेंड टू द यूएसए। सबसे ज्यादा खर्च यूएसए करता है अपनी मिलिट्री पर, सेकेंड नंबर पे आता है ईयू जो अपनी मिलिट्री पर काफी ज्यादा खर्च करता है। इसके पास 335 न्यूक्लियर वॉर हेड्स है, न्यूक्लियर वेपन्स है 335। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ आसियान वे वेर इजी, नेम द पिलर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ये वाला ना आपका होमवर्क है, यू विल अटेम्प्ट दिस ऑन योर ओन। नाउ विल डू नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफॉर्मिंग द यूएन मीन रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा नई नई चीजें सजेस्ट करी हैं इसको यूएन को रिस्ट्रक्चर करने के लिए, सिक्योरिटी काउंसिल के लिए, तो आप जस्टिफाई करो इसको सुटेबल आर्ग्यूमेंट से। तो सही है, द यूएन चार्टर हैज गिवन अ प्रिविलेज्ड पोजीशन टू परमानेंट मेंबर। ठीक है, मतलब हमने यूएन चार्टर जो है वो परमानेंट मेंबर्स को एक काफी ज्यादा हाई पोजीशन दे देता है, एंड नो वन इज अलाउड टू एंटर। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज सुधारने की बात कही गई है। दूसरी चीज ये कही गई है कि परमानेंट मेंबर्स की भी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ाई जाए और परमानेंट मेंबर्स को ऐड किया जाए। ठीक है, जो स्ट्रक्चर है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है यूएन का, उसको भी चेंज किया जाए, और सिर्फ सिक्योरिटी से रिलेटेड ही नहीं, जो बाकी इश्यूज होते हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए। ये सब चीजें इसमें कही गई। What makes the UN an indispensable organization? What steps should be taken to make UN more relevant? You can write that also in here. ठीक है, कि आप उसको और ज्यादा relevant कैसे बना सकते हो। And what makes UN an indispensable organization? ये indispensable organization कैसे है? एक लाजवाब कैसे है, तो interdependence and globalization is not possible, ठीक है, without international organization such as UN। तो इसने काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंस, ग्लोबलाइजेशन को आगे बढ़ाया है, कॉपरेशन को आगे बढ़ाया है, इश्यूज ऑफ पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये सब चीजों को सॉल्व करा है, तो आप ये सब लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 3 challenges faced by India at the time of independence। ये बहुत ईजी है, बहुत बार आ रहा है, पता नहीं क्यों, जबकि मुझे पता है कि मेरे बच्चे इतने ज्यादा समझदार हैं कि ये खुद से इस आंसर को लिख सकते हैं कि क्या 3 challenges कौन कौन से थे जो इंडिया ने फेस करे थे। नहीं हो समझदार, ये लो लिख देती हूँ। शेप ऑफ नेशन, नेशन को एक शेप देना था, डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करनी थी, और क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये हमारी दिक्कतें थी जिस टाइम पे हम आजाद हो रहे थे, इन्हें हमें खत्म करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन। लोग मारे गए, प्रॉपर्टी छिन गई, वही सब चीजें। डिस्क्राइब एनी 3 मेजर डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स इन 1989। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1989 में क्या क्या चीजों में बदलाव आए थे। ठीक है, 1989 के बाद पहला चीज मंडल इशू आप लिखोगे। ठीक है, जो भी मंडल इशू था उसको एक्सप्लेन करोगे, और आप लिख सकते हो बाबरी मस्जिद इशू लिख सकते हो, एंड यू कैन राइट न्यू इकोनॉमिक फॉर्म्स, जो एलपीजी है, एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस मत लिख के आ जाना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, वो लिखना है। ठीक है, और एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम, ये आप लिख सकते हो। असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी, गोधरा कांड, एंड मेनी मोर, जो याद आए वो लिख देना। ठीक है, इन द मिडेस्ट ऑफ सीवियर कंपटीशन एंड मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अ कंसेंसस अपीयर्स टू हैव इमर्ज्ड अमंग मोस्ट पार्टीज। डिस्क्राइब एनी 3 पॉइंट ऑफ कंसेंसस। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपका होमवर्क है। इसमें कोalition गवर्नमेंट का आप लिख सकते हो ना, कि क्या क्या उन्होंने रोल प्ले किया। सो बहुत इजी है। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू।
एंड प्लीज कमेंट डाउन। अगर आपको कोई आंसर नहीं हो रहा है यू कैन कमेंट डाउन, आई मेक श्योर कि मैं आपको वो आंसर समझाऊं, वो उस क्वेश्चन का आपको आंसर दूं। आपका बोर्ड का एग्जाम बार बार नहीं होगा, ये आपके पास लास्ट चांस है। प्लीज स्कोर वेल, स्कोर गुड, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आओ। आपको गलत आ रहा है आप गलत लिख दो, वो टीचर की हेडेक है कि उसे चेक करना है, आप लिख दो, छोड़ो मत। पता है क्या होता है, कई बार आप लिख देते हो एंड यू गेट मार्क्स ऑन इट। अगर नहीं लिखोगे तो टीचर कहाँ मार्क्स देगा, लिखोगे तो कहीं ना कहीं तो मार्क्स मिल ही जाएंगे ना, किसी ना किसी चीज पे तो मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है एंड स्टिल यू हैव रिटन, तो उसमें एक मार्क्स तो मिल ही जाएगा, कुछ नहीं से एक तो सही है ना। एंड कई बार क्या होता है, एक एक मार्क्स से आपका परसेंटेज चेंज हो जाता है, एक एक मार्क्स से आप पास हो जाते हो, एक एक मार्क्स आपको कहाँ कहाँ ले जा सकता है, ठीक है। सो आंसर मत छोड़ो। एंड इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, इस क्वेश्चन पेपर की बात मैं नहीं कर रही हूँ, बुक का कोई भी क्वेश्चन है, किसी में भी डाउट है, यू कैन कमेंट डाउन। इफ यू वांट मी टू मेक डिफरेंट वीडियो ऑन योर डाउट्स, आप करते जाओ, जितने क्वेश्चन है आप डाउट, जितने भी डाउट्स है सबका लिख दो, सब कमेंट में भर दो। मैं उस अगर बहुत सारे होंगे आई विल मेक अ डिफरेंट वीडियो ऑन इट, ठीक है। सो एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज। आपका एक सब्सक्राइब विल मोटिवेट मी टू मेक मोर सच वीडियोज एंड आई विल बी थैंकफुल टू यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।